हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। सर, ये जो आपने ये कल न्यूमेरिकल कराया था, एक एग्जाम्पल कराई थी सर, जी हाँ। इसमें जो लास्ट में जो टोटल एनर्जी वाला जो एक स्टेप किया हुआ है, लास्ट वाला मनी सेव्ड के बाद जो है जी वो हाँ, क्या है? वो इसमें ये बता रहा है अंडरस्टैंड कि नहीं हुआ। अगर हमने किलो जॉल में कन्वर्ट करना है, वैसे तो हमने किलोवाट आवर में हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अगर हमने किलो जॉल में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह करेंगे, उसका मेथड बताया हुआ है। तो हमारे पास ओके सर। सही है ना, कितनी मिली? 30 किलोवाट, 2200 आवर्स ऑपरेट किया था। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है। हमें पता है कि आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, यस। इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, ठीक है। डिवाइड बाय 1 आवर कर दिया है, तो आवर को इसमें कर दिया, और किलो जूल पर सेकंड और किलोवाट सेम ही बात होती है, तो इसलिए हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर लिया था। तो ये किलो जूल में ठीक फाइंड है आउट सर, करने के थैंक लिए, ठीक है। आज हम करते हैं सेकंड नंबर को, करते हैं इसका। टैंक इज फिल्ड विथ ऑयल हुज डेंसिटी इज एट 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताया गया एक टैंक है जो ऑयल से फिल की गई है, और उसकी डेंसिटी जो है 850 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। मीन के डेंसिटी कम है ऑयल की। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 2 मीटर क्यूब, वॉल्यूम जो है टैंक का कितना है, 2 मीटर क्यूब है। सारी टैंक है, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मास एम इन द टैंक। तो हमें मास फाइंड आउट करना है टैंक में। तो हमें बताया गया, क्या क्या बताया गया है, एक वी बताया गया वॉल्यूम, और दूसरा रो। तो हमें पता है कि एम किसके बराबर होता है, रो वी के बराबर होता है। मास जो है रो वी के बराबर, किस तरह, रो का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो हमें रो और वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस क्या मिल जाएगा, रो और वी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब, तो हमें किलोग्राम मिल उससे जाएगा, मास आ मास जाएगा में। सर। जी हाँ। तो उस ये सिंपल फार्मूला है, उसी से हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू, रो कितना है, 850 है, इनटू मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दिया, वॉल्यूम से तो हमें 1700 kg, ये क्या मिल गया, मास मिल गया। तो मास टैंक में कितना होगा, 1700 kg। अब ये एक और न्यूमेरिकल है, इसमें पूछा गया डिटरमाइन द डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड मास ऑफ द एयर इन अ रूम। हमें मालूम करना है, डेंसिटी मालूम करनी है रो, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने फाइंड आउट की थी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ स्टेनर सब्सटेंस, जैसे कि हमने वाटर ले रहे थे। तो इस पर ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, और मास ऑफ द एयर इन द रूम, और मास ऑफ एयर फाइंड आउट करना है रूम में, हुज डायमेंशन आर, रूम के डायमेंशन बताए गए हैं 4/5/6, ठीक है ना। तो हमें बताया गया, यहाँ पर बताया गया 4/5/6, ये एक डायमेंशन बताई गई रूम की। 800 पास्कल, किलो पास्कल तो प्रेशर है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू रो आर टी, ठीक है ना। तो यही होता है। तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर जो है सेम ले रहा है, रूम का चेंज नहीं हो रहा। इसके पी इज इक्वल टू रो आर टी हम फार्मूला लेंगे। तो रो हमारे पास इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू रो आर टी, से रो को एक तरफ ले लिया, पी बाय आर टी यहाँ पर हो जाएगा फार्मूले में, सही है। तो हमारे पास पी कितना है, 100 किलो सर पास्कल। जी हाँ। सर ये पीवी वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है ना? जी हाँ। तो ठीक वॉल्यूम है सर। सेम रह रहा है रूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम रूम का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने वी को निकले कर दिया। तो हमारे पास रो इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी हो गया। तो पी कितना है हमारे पास, 100 किलो पास्कल है, और आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, गैस कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 0.287 किलो पास्कल मीटर क्यूब पर के जी केल्विन। तो P को हमने 100 डिवाइड बाय 0.287, और T को हमने कन्वर्ट कर दिया है केल्विन में। तो आपस मिल जाएगा रो कितना, 1.17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी फार्मूला है हमारे पास, पता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जैसे कि वाटर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी हमारे पास कितनी गिवन है,
तो हमने फाइंड आउट किया कितनी है 1.17 यस सर, किलोग्राम 1.17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको हमने डिवाइड करना है वाटर की डेंसिटी से, तो वो कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो उससे हमने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास स्पेस ग्रेविटी मिल जाएगी 0.00117। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है तीसरे में, मास ऑफ द एयर। तो मास के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू रो वी, m इज इक्वल टू रो इनटू वी होता है। तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। पहले वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास डायमेंशन गिवन है रूम की, जो रेक्टेंगुलर है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू विड्थ, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी। रेक्टेंगल की हमें पता है कि किस तरह होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू विड्थ। सर्कुलर शेप होगा तो उसका चेंज होगा, मैथ में आप पढ़ चुके हैं। तो रेक्टेंगुलर केस है यहाँ पर, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 120। 120, ठीक है। तो 120 मीटर क्यूब आ गया ये वॉल्यूम, और इसको हमने पुट किया m इजिकल टू रो इंटू वी। तो 1.17 हमने फाइंड आउट किया था रो, और मल्टीप्लाई कर दिया है 120 से, तो हमें मिल जाएगा 140 किलोग्राम। अब स्पीड ऑफ साउंड एंड मार्क नंबर। मार्क नंबर क्या था हमारे पास, हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, कल पढ़ा था। मार्क नंबर क्या था वो, याद है कुछ? सर एक बार रिपीट कर दें, मार्श नंबर, मैक नंबर। रेशो था किसी भी सब्सटेंस की या कोई भी हमारे पास जो गिवन है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड को डिवाइड करना है स्पीड ऑफ साउंड से, यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड से हमने डिवाइड करना था, v अपॉन c था ये फार्मूला, ठीक है, याद आ गया ये वाला। तो m इज इक्वल 1 होगा तो सोनिक फ्लो होगा, m a इज इक्वल लेस देन 1 तो सबसोनिक। किसी बुक में ये ग्रेटर देन 5 है, सुपरसोनिक के लिए किसी में ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और m सुपरसोनिक ग्रेटर देन 1 होगा, और हाइपरसोनिक होगा ग्रेटर देन 5 नॉर्मली देते हैं। तो इसमें बताया गया कि the speed at which an infinitesimally small pressure wave travel through the medium, ठीक है ना। तो सोनिक स्पीड कौन सी होगी, ऐसी स्पीड जिसमें स्मॉल प्रेशर वेव है, ट्रेवल करेगी थ्रू दी मीडियम से। ये अब कोई मीडियम बताया गया है यहाँ पर, जैसे लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है, तो स्मॉल वेव जो है ट्रेवल करेगी। तो इसका फॉर्मूला जो हम लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड का, c इज इक्वल टू के आर टी। के क्या है, ये कोई ना कोई वैल्यू होगी हमें गिवन होगी कांस्टेंट की। आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो इसका मतलब है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। तो अब सोनिक, सुपरसोनिक और इनके बारे में बता देता हूँ क्या क्या होती है ये स्पीड। तो इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा क्या क्या है, मैं एक छोटा सा एक दिखा देता हूँ, चलिए। क्या हो गया से, सबसोनिक, सुपरसोनिक और ऐसे का बताया गया है। मार्क नंबर का रेशो कितना होगा, तो उसकी एग्जांपल में बताया गया है कौन सी चीज को हमने कौन सा करना है। और सोनिक की स्पीड होती क्या है, देख लें, ये देख लें, इसमें बता देगा कौन कौन से एग्जांपल लिए गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
अब स्पीड ऑफ साउंड किलोमीटर में बताई गई है, तो 1225 किलोमीटर पर आवर होती है। तो अगर उससे स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके पास वो फ्लो कौन सा कहलाएगा? सुपरसोनिक। अब बता रहा है कि हाइपरसोनिक कौन सा होता है जिसमें स्पीड जो है 5 टाइम ज़्यादा हो, मार्क नॉट 5 हो या अब हो, तो मीन स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम ज़्यादा स्पीड होगी, तब हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो इतनी स्पीड है। तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें बताया गया है साउंड स्पेस प्लेन्स आते हैं, उड़ान बोइंग X-43, सही है, समझ में आ गया ये? हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं, सुपरसोनिक किसको बोलते हैं? यस सर। यस सर, समझ आ गया ठीक है ना। बिल्कुल। आपने देखा होगा फाइटर जेट हमारा जब F-17 जा रहा होता है, उसका पहले ये चला जाता है, फिर साउंड आ रहा होता है। अब पता चल गया क्यों आ रहा होता है, ऐसे ऐसे क्यों आ रहा होता है? यस सर। क्योंकि उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, तो वो सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर रहा होता है। तो फाइटर प्लेन जो है सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर रहे होंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, तो इसलिए वो खुद क्रॉस कर चुके होंगे। साउंड जब तक ज़मीन तक पहुँचे वो काफ़ी आगे तक निकल जाते हैं। ठीक है, तो इससे बताया गया एक तो फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल टू KRT फॉर आइडियल गैस, और किसी फ्लूइड के लिए कोई लिक्विड है तो उससे किस तरह पास करेगा, तो साउंड जो है स्पीड की इस तरह होती है, C स्क्वायर इज इक्वल टू K मीन चेंज इन प्रेशर, कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी चेंज हो रही है लिक्विड में, डिवाइड बाय चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे पास पहले पिस्टन एक जगह पे था, अगर पिस्टन को हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में, पिस्टन को हमने मूव किया है एक जगह से दूसरी जगह, तो लाजमी बात है कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो उसमें कितना डेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है, कितना प्रेशर वेरी कर रहा है, तो इस हिसाब से हम लेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें बताया द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो स्पीड ऑफ साउंड की जो एयर में है टेम्परेचर से इंक्रीज होगी। ठीक है, जबकि ये डिज़ाइन की गई थी जो हमारे पास कांस्टेंट है वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर 25 या इस तरह कोई टेम्परेचर लिया गया है। एट द टिपिकल आउट टेम्परेचर C जो आप मीटर पर सेकंड में लेते हैं 340 मीटर पर सेकंड लेते हैं, या 1225 किलोमीटर पर आवर जो हमने पढ़ा था। अब आपने थंडर सुना होगा जब हमारे पास बादल होते हैं, तो फ्रॉम लाइटनिंग स्टार ट्रेवल अबाउट 1 किलोमीटर इन 3 सेकेंड, ये जो लाइटनिंग होती है जो हमारे पास आती है 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है एवरी 3 सेकेंड में। वैसे सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की है? स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट। जी हाँ, तो हमारे पास इसलिए स्पेस में ट्रेवल स्पीड करते ऑफ हैं। जी हाँ, तो इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं जब हम स्पेस में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम स्पीड ऑफ लाइट पे पहुँचें, लेकिन अभी तक कोई भी पहुँच नहीं पाया है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, क्या मतलब समझ में नहीं आया। स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं जब हम स्पेस में ट्रेवल करते हैं। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो ये तेज़ है, दूसरा इससे इसको मीडियम से कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा स्पीड ऑफ लाइट को, क्योंकि ये स्पेस से भी ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट से भी ट्रेवल कर रही है, तो एक ही कांस्टेंट स्पीड पे आ रही होती है। जैसे कि कहीं धमाका होता है, सपोज करें एक ओपन फील्ड है, आप पहले क्या देखेंगे, लाइट देखेंगे या पहले साउंड सुनाई देगा?
अगर आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे कहीं धमाका हो रहा है, ओपन फील्ड है, तो आपके पास आपको पहले क्या दिखाई देगा? साउंड स्पार्क। सुनाई देगा। साउंड सुनाई देगा? नहीं, पहले स्पार्क दिखाई देगा। यस सर। अगर नो सर, पहले स्पार्क आएगा, एक मतलब रोशनी सी हाँ, धमाके पहले की जो स्पार्क आएगा ये फिर जो साउंड फायर। आएगा। जी हाँ, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज होती है। होती है। सही सही सही। सही है, तो पहले स्पार्क दिखाई देगा क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है, तो इसलिए हम दूर तक देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है, डिफरेंट मार्क नंबर बताए गए हैं। अब एयर का 284 मीटर पर सेकेंड स्पीड बताई गई है, इतनी मैक्सिमम जा सकती है 200 केल्विन पे। तो ये डिफरेंट केसेस के लिए बताए गए हैं। ये खैर इतना काम का नहीं है, लेकिन मैंने मार्क नंबर समझाना था, आपको समझा दिया है, जो आपको काम आएगा एरोडायनामिक्स वगैरह में। अब एयर इंटर अ डिफ्यूजर शोन इन फिगर 2.2, ठीक है ना। तो एयर इंटर हो रही है डिफ्यूजर में, जैसे कि ये फिगर 2.2 में शोन है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा, द मार्क नंबर एट द डिफ्यूजर इनलेट, और हमने मार्क नंबर फाइंड आउट करना है डिफ्यूजर के इनलेट पे। एयर टेम्परेचर ले रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमने एयर इंटर कर रही है डिफ्यूजर में, बता रहा है कि डिफ्यूजर क्या होता है? जिसका रेडियस जो है इनिशियली कम होता है, आगे जाके बढ़ रहा होता है। डिफ्यूजर क्या होता है? जिसका इनिशियल रेडियस कम होता है, आगे जाके बढ़ रहा होता है। तो डिफ्यूजर में और नोजल में क्या डिफरेंस होता है, कुछ पता है? सर डिफ्यूजर का अब जैसे जो शुरू वाला एंड है वो थोड़ा क्लोज्ड है। हाँ, नोजल के अंदर जो है वो एंड ओपन होता है ज्यादा, और उसका जो ओपन होता है और एंड वाला जो होता है वो क्लोज हो जाता है, मतलब इसका ऑपोजिट है नोजल। हाँ, तो डिफ्यूजर में क्या होता है, मतलब कि नोजल वेलोसिटी बढ़ाता है डिफ्यूजर जो है और वेलोसिटी बढ़ाएगा। डिफ्यूजर में प्रेशर प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, डिफ्यूजर में प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी। प्रेशर बढ़ता है। जी हाँ, प्रेशर बढ़ेगा, और नोजल में वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, एक डिफ्यूजर लगा हुआ है जैसे कि गिवन है फिगर में, जहाँ विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। अब बताई गई स्पीड कितनी है एयर की? 200 मीटर पर सेकेंड, ये डिफ्यूजर से पास हो रही है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है, और मार्क नंबर एट द डिफ्यूजर इनलेट, और मार्क नंबर फाइंड करना है डिफ्यूजर के इनलेट पे। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है? किसी भी हमारे पास ओपन, मतलब कि जब हमारे पास एयर होगी तो उससे पास करने का C इज इक्वल टू अंडर रूट KRT। तो उस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं K कितना लेता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 1.4 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो ये 1.4 जो है कांस्टेंट होगी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमने 1.4 लिख लिए है, और 0.287 गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। और हमने क्या करना है, 30 को हमने कन्वर्ट कर दिया 303 केल्विन में। तो ये हमें मिल जाएगा नॉर्मली क्या, किलोमीटर में मिलेगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक्सक्यूज मी सर। मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये किलोग्राम किलो जूल वगैरह है, तो हमने मीटर पर सेकंड करना है, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो सर ये 1.4 वैल्यू कैसे आई के की, सर ये बता दें। ये कांस्टेंट वैल्यू है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सर इसके लिए टेबल तो कोई नहीं देखना पड़ेगा, या नहीं नहीं, टेबल ये से ये कांस्टेंट वैल्यू है, निकालनी 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है, वरना तो आपको गिवन होगी। है? ओके सर, ओके। तो C इज इक्वल अंडर रूट KRT से हमें मिल जाएगा 349 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है मार्क नंबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन C। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी में कितनी गिवन है देखें ऊपर, 200। तो कितनी है यहाँ पर, 200 वेलोसिटी है, डिवाइड करना है हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड से, तो 200 डिवाइड बाय 349, तो 0.573। सही है, नंबर क्लियर है, इजी अभी नंबर कर लें। यस सर, क्लियर।
सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? कौन सा वाला? ये वाला मैंने बताया था अभी, ये वाला। सर इस तरह डेरिवेशन बहुत सारी हैं इनकी, लेकिन हम सिंपल सिंपल फार्मूले पढ़ेंगे, जिसकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड होगी वो हम कर लेंगे। अब कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, कुछ याद है? फ्लूइड में आपने पढ़ा भी होगा। किसी को कुछ याद है कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है? नो सर। आपने देखा होगा कोई भी ट्यूब होगा उसमें लिक्विड जो है फॉल और क्या होता है, राइज होता है। तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं किसी भी स्मॉल, अब कोई भी स्मॉल ट्यूब हो उसमें लिक्विड जब हम पानी में डालते हैं तो लिक्विड क्या होता है, उसमें राइज होता है और फॉल होता है जब निकाल रहे होते हैं। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। सही है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है शीशे का एक ट्यूब लिया गया है, तो इसमें हम क्या करना है, कोई भी हमारे पास वाटर है या मर्क्यूरी इसमें इंसर्ट करेंगे जैसे ट्यूब, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर या मर्क्यूरी जो भी सब्सटेंस होगा इसमें ऊपर राइज करेगा, जब हम बाहर निकालते हैं वो नीचे मूव कर रहा होता है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। सर मेरा एक सवाल है। जी हाँ। सर ये दरख्त और पौधे वगैरह हो गए, उसमें भी इसी इफेक्ट के जरिए पानी जाता है, यानी सबसे ऊपर ऊपर वाली जो शाखें होती है उसमें तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जा रहा होता है, तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं तो वो कन्वर्ट करती हैं कार्बोहाइड्रेट में, उसके थ्रू ये अपने ऊपर यूटिलाइज करती हैं। भाई वो ऑस्मोसिस से होता है। सर ये कैपिलरी इफेक्ट एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज? यस सर, तो एक बार उसमें दोबारा कैपिलरी बताएं, इफेक्ट नहीं समझ। होता। कैपिलरी इफेक्ट होता है स्मॉल ट्यूब जो होता है हमारे पास पानी में, जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ट्यूब के अंदर पानी या जो भी कोई लिक्विड है वो ऊपर मूव कर रहा होता है। तो कुछ इस तरह शेप होता है, कभी इस तरह कभी ऊपर इस तरह शेप होता है। जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं लिक्विड राइज कर रहा होता है, जब आउटसाइड करेंगे वो मूव कर रहा होता है नीचे। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, ये कैपिलरी इफेक्ट कहलाएगा, राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब। सही है, क्लियर है? इसका क्या मतलब सर, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब? सर समझ नहीं आई। अगर आप कोई पाइप का टुकड़ा लेते हैं या शीशे का कोई टुकड़ा लेते हैं इतना, ठीक है, जी जी। तब अगर आपके पास एक कंटेनर है ये वाला, ठीक है, तो इसमें ये शीशे का टुकड़ा डालेंगे जो नीचे से ओपन हो, तो नीचे से ओपन है, अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, वाटर जो है या जो मर्क्यूरी है इसके अंदर जाएगा या नहीं ट्यूब के अंदर? ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि जो जाएगा कुछ इस तरह जाएगा और निकलेगा भी कुछ नीचे ही जाएगा। तो ये बता रहा है राइज और फॉल हो रहा है जो हमारे पास ये लिक्विड किसी भी स्मॉल ट्यूब डायामीटर में, उस इफेक्ट को बोलते हैं हम कैपिलरी इफेक्ट। सही है। जैसे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी हमारे पास क्या हो रहा है, हमने कुछ कंसीडरेशन करनी होती है। क्लियर है अब कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है? तो ये सिंपली बता रहा है कि ट्यूब के अंदर जो वाटर आता है ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। यस सर, ओके। यस ठीक है सर ना? तो लेकिन हमारे पास ये क्या है इसमें, बता देता हूँ इसमें। तो हमारे पास क्या है इसमें, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस, जैसे आपने पूछा था उसमें ट्री में क्या होता है, ट्री में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन पानी जो है अपनी जड़ों में ये भी मेरे ख्याल में इसी इफेक्ट से थोड़ा बहुत ले रहा होगा, क्योंकि आपके पास क्या होगा, इसमें लिक्विड्स जो है जड़ होती हैं इसकी नीचे से ऊपर तक मूव कर रही होती हैं, तो वो भी क्या होती हैं इसमें, वो भी मेरे ख्याल में, ये देख लेना फिर भी आप, मेरे ख्याल में वो जो है जड़ें भी जो है ऊपर से नीचे मूव कर रहे होते हैं, स्मॉल स्मॉल होती हैं। अगर पानी ज्यादा होगा तो तभी उसी टाइम होगा ये वाला इफेक्ट। सही है। जी लेकिन सर। नॉर्मली ये जो यूटिलाइज कर रहा होता है पेड़ पौधे, वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, जो आप पढ़ चुके होंगे पहले भी। ठीक है सर। ठीक है ना? अब बता रहा है कि सच नैरो ट्यूब और अब नीचे बता रहा है कि कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरी क्या होंगी, जो नैरो ट्यूब्स हैं या कन्फाइंड फ्लो चैनल्स हैं, इनको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। जो ये ट्यूब्स हैं इनको कैपिलरीज बोलते हैं। द कैपिलरी इफेक्ट इज पार्शियली रेस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ द वाटर टू द टॉप ऑफ द टाल ट्री। यही बता रहे हैं, इसमें भी ये बताया, जैसे मैंने बताया कि टॉप ऑफ द टाल ट्री में जो पानी जाएगा इसी के थ्रू जाता है। वैसे नॉर्मली ये फोटोसिंथेसिस इफेक्ट यूटिलाइज करवाता है। अब ये कर्व्ड सरफेस बन रहा है जो हमारे पास राइज और फॉल के दौरान इस तरह का या इस तरह का ऊपर से होगा, तो उसको हम बोलते हैं मेनिसियस। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व है इसको हम बोलते हैं मेनिसियस। ठीक है, अब बता रहे कि स्ट्रेंथ जो कैपिलरी इफेक्ट जो हमारे प्रोड्यूस होगी वो किस तरह होगी। अगर हम ज्यादा लाजमी बातें इंसर्ट करेंगे तो उस हिसाब से होगा, कम इंसर्ट करेंगे तो कैपिलरी इफेक्ट उस हिसाब से होगा। तो ये बताया वो डिपेंड कर रहा है कांटेक्ट पे, कांटेक्ट कितना है इस लिक्विड के साथ इस ट्यूब का। जब हम इंसर्ट करेंगे तो कांटेक्ट कितना है, तो उससे जैसे क्या होगा हमारे पास ये कैपिलरी इफेक्ट क्रिएट होगा, वो डिपेंड कर रहा है कांटेक्ट रेट पे। तो इसकी डेरिवेशन आपको देखनी हो तो ये मिल जाएगी आपको, किस तरह है। नॉर्मली इसका कैपिलरी राइज जो हो रहा है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइट से। ठीक है, जैसे कैसे मैं बताया था कि किस तरह है, हमने ये लिक्विड इंसर्ट किया, इसको इंसर्ट किया है ट्यूब को, तो हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वाटर इस तरह कुछ मूव कर रहा है। ठीक है, और मर्क्यूरी में कुछ इस तरह हो रहा है, वाटर में इस तरह हो रहा है और मर्क्यूरी में इस तरह हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइट जो है अब हमारे पास ये देखें क्या डिफरेंस है, ये इस तरह क्यों हो रहा है। इसमें हाइट जो है ग्रेटर देन जीरो है, जो बेस लेवल है हम जीरो लेते हैं, ट्यूब की हाइट जो है यहाँ से ऊपर तक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर है तो इसलिए ये इस तरह होगा। अगर ये लिक्विड इतना ऊपर नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगा, इस तरह का क्रिएट होगा जब हाइट से जीरो से कम होगी। ठीक है, तो कैपिलरी राइज जो हमारे पास दिया जाता है H इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस। सिग्मा एस यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन याद है किसको क्या होती है? यस सर। क्या होती है बताएं? सरफेस टेंशन क्या होगी? सर विस्कोस, सर किसी भी मटेरियल की विस्कोसिटी को हम चेक करते हैं जी कि हाँ, उसके अंदर कितनी एडहेसिव या कोहेसिव फोर्सेस हैं। हाँ तो उसको हम मालूम करने के लिए सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो यही है यहाँ पर, तो 2 सिग्मा एस डिवाइड बाय रो जी आर। ठीक है, रो क्या डेंसिटी है, डी ग्रेविटी है, आर क्या है गैस, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है आर, और कोस फाई जो हमारे पास एंगल बन रही है यहाँ पर, जो ये कर्व की एंगल बन रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। सर ये सिग्मा का बता देना दोबारा, ये क्या है? सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है, ये डिफाइन की जाती है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो अलो करती है रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल फोर्स में कितनी रेजिस्टेंस है। जैसे कि हमारे पास इन्होंने बताया जैसे कोहेसिव या एडेसिव फोर्सेस होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उसको डिफाइन करने के लिए होती हैं। इसकी अगर डेफिनेशन पढ़नी हो तो सिंपली यहाँ पर बताई गई है, surface tension could be defined as the property of the surface of a liquid। एक प्रॉपर्टी है सरफेस और लिक्विड की that allow it to resist an external force। कोई भी लिक्विड है जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो अब हमारे पास क्या है, इसमें कुछ वाटर में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, कुछ एडेसिव और कुछ कोहेसिव फोर्स होती हैं जिसकी वजह से ये रेजिस्ट करता है, या इन अदर विस्कोसिटी है इनमें, तो ये रेजिस्ट कर रही होती है प्रॉपर्टी इसको मूव कराने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर है अब? ठीक है सर। मीन के रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, तो वो क्रिएट करती है सरफेस टेंशन। तो इसका एक न्यूमेरिकल है, a 0.6 millimeter diameter glass tube is inserted into a water at 20 degree centigrade। अब 0.6 बताया गया है डायमीटर है ग्लास ट्यूब का, कितना है 0.6, वो इंसर्ट किया गया है वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर का टेम्परेचर बताया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इन अ कप,
डायमीटर डिटरमाइन द कैपिलरी राइज ऑफ द वाटर इन द ट्यूब। अब हमने डिटरमाइन करना है कैपिलरी राइज ऑफ द वाटर, तो वाटर कितना राइज होगा ट्यूब में। सही है, समझ में आ रहा है नहीं या ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ? नहीं सर, समझ आ रहे सर। ठीक चले है सही सर, आ रहा है सर। तो हमारे पास ठीक है सर। हमारा फार्मूला क्या है इसका, हमने फाइंड आउट करना है राइज कितना हो रहा है। तो फार्मूला क्या है, H इज 2 सिग्मा S डिवाइड बाय रो जी आर कोस फाई। तो हमें क्या क्या गिवन है ऊपर देखें, 0.6 डायमीटर मिलीमीटर में गिवन है, तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में क्या है, यहाँ पर R है, यहाँ पर क्या है R है। R क्या है, रेडियस है जो कांस्टेंट में गिवन है। तो हमारे पास कितना है, ये मिलीमीटर में है, तो हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 एक्सपोनेंट -3 मीटर हो जाएगा, तो ये डायमीटर हो जाएगा। और रेडियस को कन्वर्ट करने के लिए हमने 0.6 को 2 से डिवाइड करते हैं, यही होता है R इक्वल टू D/2, यही फार्मूला होता है, या डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस। यस सर। ठीक है, तो हमें अगर डायमीटर गिवन है तो हमने रेडियस फाइंड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा। 0.3 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीटर में आ जाएगा डाया। तो ये हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पर देखें 0.3 एक्सपोनेंट -3। सर ये एंगल का बता दें, एंगल कैसे आया 0? अगर हमें एंगल गिवन है तो ठीक है, वरना नहीं तो हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये अजम्पशन ली गई है, ये बता रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 0 फ्रॉम। अब ये बता रहा है कि इसमें सर हमने अज्यूम की है, यहाँ पर अगर आपको गिवन है एंगल तब आप पुट करेंगे, वरना नहीं तो हम अज्यूम करेंगे। सर ये डेंसिटी की वैल्यू कहाँ से आई है, ये तो गिवन ही नहीं है। वाटर की डेंसिटी ये कांस्टेंट होती है, ओ ठीक है ठीक है। ठीक है, वाटर की वाटर, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो जो जो ठीक चीजें है यहाँ सर पर, ये जी हाँ, सर ये सरफेस टेंशन की भी वैल्यू आई है, और ऊपर एक आर कैसे आया, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। कौन सा आर? आर जो है मैं बताता हूँ किस तरह है। सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको गिवन होगी, या टेबल में शेयर कर लूंगा आप लोगों से, अभी मैंने लगाना भूल गया हूँ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लगा लूंगा इसमें। तो आर जो है हमारे पास इस तरह है, आर इज इक्वल टू D/2, यही फॉर्मूला होता है। यस सर, रेडियस है मतलब आर। हाँ यार रेडियस है ना यार। रेडियस है तो, आपने सर पीछे, असल में सर पीछे आपने बोला था गैस कांस्टेंट, तो हाँ मैं गैस वो कौन है, मैं समझ। गैस मैंने मिस्टेक में बोल दिया, मेरा कांस्टेंट है एक। तो गैस कौन है, कांस्टेंट है, तो जिस जो हमारे पास रेडियस है, ट्यूब का रेडियस है, ठीक है, उसमें यहाँ पर, के सर समझ आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ रेडियस है, ये बताया गया यहाँ पर रेडियस है, तो यहाँ लिख लेता हूँ जैसे आपको आसानी सर लगे। अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो वाटर के लिए तो स्ट्रेट लाइन आएगी ना, एंगल तो बनेगा ही नहीं, फिर कर्व नहीं आएगा। तो स्ट्रेट लाइन में आएगा कर्व, तो ये हमें गिवन होगा कि कितनी एंगल है तब हम पुट कर लेंगे, वरना तो 0 अज्यूम कर लेंगे। मतलब सर सर आप वाटर टेबल की का कुछ स्ट्रेट लाइन बनती है। जी आप टेबल के बारे में, हाँ, टेबल से। तो मैं बता, टेबल जो है मैं देख लेता हूँ, बुक है अभी, तो मैं शेयर कर लेता हूँ। सर आप वैल्यू ही लिख देना डायरेक्ट। नहीं तो मैं वैल्यू दे दूंगा, यहाँ टेबल में इजीली गिवन होगी, इस मटेरियल के लिए इतनी है, इस मटेरियल इतनी है। यार टाइम खत्म होने वाला है। चलिए दोबारा सेशन भेजता हूँ, ठीक है ना, सर अगले में जुम्मे तो वो ज्वाइन कर लें दोबारा सेशन। इसी लिंक से सर। जी हाँ, इसी लिंक से, ठीक है।